हेलो दोस्तों, दुनिया में कई से अटैक्स हुए हैं, लेकिन एक अटैक जो हमेशा सबके दिमाग में आता ही है वो है 9/11 अटैक। ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि हमारे और आपके पर्सनल लाइफ में भी इसका काफी इम्पैक्ट हुआ है। आप सोच रहे होंगे कैसे? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट। ग्यारह सितंबर 2001 हाईजैकर्स का एक ग्रुप यूएस के ईस्ट कोस्ट से 4 डोमेस्टिक एयरक्राफ्ट में बैठता है। 7:59 में पहला प्लेन अमेरिकन एयरलाइंस 11 बॉस्टन से लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ करता है। इसमें मौजूद 5 हाईजैकर कुछ ही देर में प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं और 8:46 में ये जाकर हिट करती है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्थ टावर को। इस अटैक पर अमेरिका के लोगों और फायर फाइटर्स का मानना होता है कि ये एक टेक्निकल एक्सीडेंट है, लेकिन इसके बाद 8:15 पे दूसरा प्लेन भी बॉस्टन से टेक ऑफ करता है और ठीक 9:03 पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के साउथ टावर को हिट करता है। अब इसका मतलब साफ था, ये सब कोई एक्सीडेंट नहीं था। इसका मतलब था अमेरिका इज अंडर अटैक। ये यही नहीं रुकता है। तीसरा प्लेन वॉशिंगटन डीसी के ही पास से टेक ऑफ करता है लॉस एंजलिस के लिए, लेकिन हाईजैक होने के बाद 9:37 पर ये प्लेन यूएस के पेंटागन में जाकर क्रैश कर जाता है। पेंटागन यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट का हेडक्वार्टर है। किसी भी कंट्री का पावर उसके डिफेंस सेक्टर से जुड़ा होता है और डिफेंस हेडक्वार्टर पर ही अटैक करने का मतलब है कंट्री को वीक करना। इस अटैक के बाद वहाँ की एविएशन अथॉरिटी सभी प्लेन्स को लैंड करने का ऑर्डर देती है, लेकिन अभी भी एक प्लेन हाईजैकर्स के कंट्रोल में था अपने 4th टारगेट को हिट करने के लिए, लेकिन ये प्लेन अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया। दरअसल पिछले 3 अटैक से पूरे कंट्री में दहशत का माहौल हो गया था, जिसके बाद सेल फोन से उस 4th प्लेन के पैसेंजर तक भी ये बात पहुंच गई थी कि उनके जान भी खतरे में है और इसीलिए इन पैसेंजर्स ने प्लेन में ही रिवोल्ट किया, जिसके बाद ये प्लेन अपने टारगेट से चूक गया और पेंसिल्वेनिया, जो एक खाली सा जगह होता है, वहां जाकर क्रैश हो गया। इससे किसी बिल्डिंग को तो अटैक नहीं हुआ, लेकिन उसमें मौजूद सभी लोगों की जान चली गई। बाद में पता चला कि इस 4th प्लेन का टारगेट यूएस कैपिटल था। अमेरिका के यूएस कैपिटल को आप इंडिया के पार्लियामेंट जैसा समझ सकते हैं, और इसीलिए उस दिन इन सभी पैसेंजर्स को नेशनल हीरो कहा गया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों ही बिल्डिंग्स नॉर्थ टावर और साउथ टावर में 110 फ्लोर्स थे। पहला प्लेन नॉर्थ टावर के 93rd से 99th फ्लोर पर हिट करता है और वही दूसरा प्लेन साउथ टावर में 77 फ्लोर से लेकर 85th फ्लोर तक के हाइट पर जाकर क्रैश करता है। एक प्लेन में लगभग 75,000 लीटर जितने फ्यूल थे, जिससे बिल्डिंग में और तेजी से आग फैलने लगती है। इन फ्लोर्स पर मौजूद सभी लिफ्ट और गेट पूरी तरह से जाम हो चुके थे। लोग खुद को बचाने के लिए बाहर जाना तो चाहते हैं पर भाग नहीं पाते हैं। कई से कॉल भी किए जाते हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं हो पाती। आग से निकल रहे धुएं से हालत और भी खराब हो जाती है। कई से लोगों ने फ्लोर से जंप करना भी स्टार्ट कर दिया था। कई से कॉल्स भी किए जाते हैं, लेकिन कोई हेल्प नहीं हो पाती। ऐसा करने से करीब 100 से 200 लोग मारे गए। ऐसे सिचुएशन में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर पाना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि छत का एक्सेस भी ब्लॉक हो गया था। अकेले नॉर्थ टावर में ही प्लेन के हिट होते ही उसी फ्लोर में 1344 लोगों की डेथ हो जाती है। बचे हुए करीब 800 लोगों की जान चली जाती है वहाँ के आग और धुएं की वजह से। वहीं साउथ टावर की बात करें तो यहाँ करीब 610 लोगों की जान चली गई। नॉर्थ टावर के कंपैरिजन में साउथ टावर में कम लोगों की डेथ होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पहले अटैक के बाद लोग अलर्ट हो गए थे और जल्दी ही बिल्डिंग को खाली कर दिया गया था। 9:59 AM साउथ टावर पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है। ठीक 29 मिनट बाद नॉर्थ टावर के साथ भी यही होता है। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि भले ही नॉर्थ टावर को पहले हिट किया गया था, लेकिन साउथ टावर पहले कोलैप्स होता है। इसके पीछे कुछ फैक्टर्स है। साउथ टावर का अटैक नॉर्थ टावर के अटैक के कंपैरिजन में लोअर पोर्शन में था और इस केस में प्लेन का स्पीड भी काफी तेज था। ये अटैक बिल्डिंग के कॉर्नर वाले पोर्शन में किया गया था, जबकि नॉर्थ टावर में यही अटैक सामने से किया गया था।
यही वजह थी कि साउथ टावर जल्दी ही अनस्टेबल हो गया और नॉर्थ टावर से 17 मिनट पहले ही कोलैप्स हो गया। ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो इन सभी अटैक्स में केवल इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस $10 बिलियन जितना हुआ था। हमने इस अटैक के पूरे प्लॉट को समझ लिया। अब हम समझेंगे यूएसए में हुए सबसे बड़े टेररिस्ट अटैक के होने के पीछे के रीजन को। इतने बड़े मिशन को अंजाम देने के लिए बहुत से प्रिसाइज प्लानिंग और ट्रेनिंग की जरूरत होती। ये कहाँ और कैसे पॉसिबल हो पाया, आइए जानते हैं। इन सब कहानी की शुरुआत होती है 22 साल पहले 1979 में। 1979 के टाइम पर यूएसएसआर अफगानिस्तान में इन्वेड करते हैं, जिसके बाद से ही इसको रोकने के लिए अल कायदा का फॉर्मेशन किया जाता है। अल कायदा वही टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ये पूरे अटैक को प्लान किया गया था। इस इन्वेजन के बाद ही ओसामा बिन लादेन, जो अल कायदा का फाउंडर होता है, अफगानिस्तान में चला जाता है और अफगानिस्तान अरब्स को ऑर्गेनाइज करता है और यहाँ होता है अरब मुजाहिदीन का फॉर्मेशन। इन मुजाहिदीन का काम कम्युनिस्ट इन्वेडर्स को रोकना होता है। अब क्योंकि यूएसए एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, तो कम्युनिस्ट कंट्री यूएसएसआर को रोकने के लिए यूएसए की तरफ से भी मुजाहिदीन को फंडिंग की गई थी। लेकिन यहाँ यूएसए और लादेन के बीच किसी भी तरह की फंडिंग नहीं हुई थी। 1996 में लादेन का पहला फतवा इशू किया जाता है जिसमें यूएसए के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया था। नवंबर 2002 में लादेन के तरफ से अमेरिकन लोगों के लिए एक लेटर जारी किया गया था, जिसमें इस अटैक के पीछे के सभी रीजन को बताया गया था। लादेन का कहना था यूएसए के कई से एक्शन से मुस्लिम कंट्रीज में मुस्लिम लोगों की जान चली गई थी। यूएसए का इजराइल को सपोर्ट करना, मिडिल ईस्ट कंट्रीज में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट का होना, यूएसए ट्रूप्स का सऊदी अरेबिया में होना, यूएसए का इराक पर सैंक्शंस लगाना, ये सभी कई से कारण थे जिसकी वजह से ये अटैक का प्लान बनाया गया। और इसमें सबसे बड़ा जो रीजन दिया गया था वो था 1982 में हुए इजराइल का लेबनान पर अटैक, क्योंकि इस अटैक के लिए यूएसए ने ही इजराइल को सपोर्ट किया था और वॉर के बाद लेबनान में भी बहुत ही भारी मात्रा में डिस्ट्रक्शन हुए थे, कई से लोग मारे गए थे। 2004 में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के कुछ ही दिन पहले लादेन ने एक टेप्ड स्टेटमेंट रिलीज किया, जिसमें ये साफ किया गया कि जिस तरह यूएसए के सपोर्ट से ही इजराइल ने लेबनान के टावर्स और लोगों को नुकसान पहुंचाया है, ठीक उसी तरह यूएसए के भी टावर्स पर अटैक किए गए। इस पूरे अटैक की प्लानिंग जर्मनी के हैम्बर्ग में की गई थी। 4 में से 3 सुसाइड पायलट्स मोहम्मद अट्टा, जियाद जर्राह और मारवान अल सेही अपने पढ़ाई और जॉब्स की तलाश में जर्मनी आते हैं। आने से पहले इन सभी की लाइफ एक नॉर्मल पर्सन की ही तरह थी, लेकिन कई से कारणों की वजह से ये रैडिकल बन गए। ओसामा बिन लादेन के अंडर आने के बाद इनकी एक्चुअल प्लानिंग होती है और इस प्लान को अंजाम दिया जाता है। एक रिपोर्ट से पता चलता है इस प्लान में शामिल मोहम्मद अट्टा और रामजी बिन अलसिब यूएसए में ही रह रहे होते हैं। किसी को इनके प्लान पर शक न हो इसलिए ये कोड वर्ड में बात करते हैं। 9/11 के डेट को कंफर्म करने के लिए ये लोग कुछ ऐसे बात करते हैं। अटैक के 13 दिन पहले मोहम्मद अट्टा बिन अलसिब को कॉल करके ये कहता है, मुझे एक पहेली समझ नहीं आ रही है। 2 स्टिक्स, 1 डैश और 1 केक का स्टिक डाउन है, बताओ ये क्या है। एक्चुअली में मोहम्मद अट्टा यहाँ अटैक के डेट को बता रहा था, यानी 11 सितंबर। ये मैसेज फिर बिन अलसिब के द्वारा अफगानिस्तान ओसामा बिन लादेन के पास भी भेजा जाता है। 11 सितंबर को ही सिलेक्ट करने के पीछे कई सारी थ्योरीज हैं, जिनमें से एक थ्योरी का ये कहना है कि 9/11 को इसलिए सिलेक्ट किया गया क्योंकि ये नंबर यूएसए के इमरजेंसी डायल नंबर की तरह लगता है। इस अटैक के बाद ही सितंबर 2001 में यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश अनाउंस करते हैं उन्हें ओसामा बिन लादेन को पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा। यूएस गवर्नमेंट $25 मिलियन का एक इनाम भी अनाउंस करती है ओसामा बिन लादेन के पकड़े जाने पर। इस मिशन का नाम रखा जाता है ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर। 2001 के ही दिसंबर में यूएस फोर्स लादेन को ईस्ट अफगानिस्तान के टोरा बोरा में ट्रैक करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ से बचकर भाग जाता है और पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के एरिया में ट्राइबल रीजन के पास में रहने लगता है। जिस भी रीजन में ये रुका हुआ था वो काफी आइसोलेटेड जगह होती है, जिससे उसे ट्रैक कर पाना और मुश्किल हो गया था। लेकिन फाइनली 10 साल के बाद 2 मई 2011 में उसे पाकिस्तान के अबोटाबाद में ट्रैक किया गया। ट्रैक करने के बाद ही प्रेसिडेंट बाराक ओबामा के ऑर्डर पर यूएस के एक टीम को रेडी किया जाता है और उस हाउस पर रेड करके लादेन को वहीं मार दिया गया। The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, leader of Al-Qaeda. यहाँ इस बात का ध्यान रखा गया कि अगर इसके बॉडी को लैंड के किसी पार्ट में दफनाया जाता तो और भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इससे मोटिवेट होकर रैडिकल बन जाते, और इसीलिए मुस्लिम रिचुअल्स को फॉलो करते हुए इसके बॉडी को किसी लैंड के पार्ट में नहीं बल्कि नॉर्थ अरेबियन सी में दफनाया गया है। कहने के लिए ये अटैक्स अमेरिका में हुए थे, लेकिन इससे हमारे और आपके पर्सनल लाइफ में भी कई से इम्पैक्ट हुए हैं। अटैक्स के बाद ही यूएसए गवर्नमेंट यूएस पैट्रियट एक्ट 2001 पास करती है। ये सारे एक्ट्स बिना प्रॉपर डिस्कशंस के पास कर दिए गए। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते इसके बाद किस तरह से गवर्नमेंट कॉमन सिटीजन को स्पाई करती थी। लोगों के फोन्स, कॉल्स, बुक्स, पेपर्स, इन सभी चीजों पर नजर रखा जाने लगा। इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि खुद लोग ही गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे थे।
इस अटैक में हुए डेथ्स और डिस्ट्रक्शन से यहाँ के लोगों को गवर्नमेंट के सारे ही एक्ट जस्टिफाइड लग रहे थे। बिना जानकारी के लोगों के फोन कॉल तक रिकॉर्ड किए जा रहे थे। यही नहीं, इसके बाद से एयरपोर्ट के सिक्योरिटी में भी भारी बदलाव हुए हैं। सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, सभी कंट्रीज के एयरपोर्ट में। इससे पहले एयरपोर्ट से बोर्ड कर पाना आसान होता था, ज्यादा से ज्यादा आपको एक आईडी दिखाना होता और इन डिटेक्टर से पास होना पड़ता था। लेकिन आज के टाइम में फुल बॉडी स्कैन होती है, आपके बैग्स, पॉकेट्स अच्छे से चेक किए जाते हैं। यहाँ तक कि आप जो भी लिक्विड कैरी करते हैं उस पर भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। एक्सप्लोसिव डिटेक्शन सिस्टम भी आपको सभी एयरपोर्ट्स में देखने को मिलेंगे। अब पायलट्स को पर्सनल गन भी दिए जाते हैं उनके सिक्योरिटी के लिए। आज के टाइम पर 514 मीटर का एक न्यू वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुराने बिल्डिंग के प्लेस पर आज एक नेशनल मेमोरियल और म्यूजियम है। यहाँ जो पुल बनाया गया है, इसके बाउंड्री में ब्रोंज मेटल से उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिनकी डेथ हुई थी इस अटैक में। इस पूरे स्टोरी में हमारा ओपिनियन ये है कि अटैक्स और रिवेंज कभी ना खत्म होने वाले एक सर्कुलर ट्रैप की तरह है। ओसामा बिन लादेन के हिसाब से ये अटैक मुस्लिम के खिलाफ हो रहे एक्सप्लॉयटेशन के कारण किए गए थे। इसके बदले में अमेरिका का अफगानिस्तान में जाना, तालिबान गवर्नमेंट को हटाना, इराक में इन्वेड करना और फिर इन सब खेल में जिनके अपनों की जान गई, उन लोगों का फिर से अपना बदला पूरा करने के लिए टेररिस्ट ग्रुप ज्वाइन कर लेना। इन सबसे टेररिज्म और बढ़ता ही है। यहाँ कोई हारने या जीतने वाली बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। If you like this video, please support us. Thanks for watching. See you in the next one.